आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैसे वर्क करता है, ट्रांसलेटरी मोशन कैसा होता है, रोटेशनल मोशन कैसा होता है, प्लेनर मोशन कैसा होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सुना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, या आपने सुना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, या रोटेशनल मोशन सुना होगा। तो इसमें हम लोग मोशन के सारे टाइप पहले पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने सर्कुलर मोशन चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी विद एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन विद एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के टॉपिक के साथ पढ़ा था। तो उन टॉपिक्स का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज है, तो हम बीच बीच में आपको हिंट्स देते रहेंगे, चीजों को बताते रहेंगे। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रिजिड बॉडी। जैसे आपने सुना होगा बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट फुल इलास्टिक कब होता है, तो आपको मालूम है कि कोई भी फुल इलास्टिक नहीं है, क्योंकि आप किसी को प्रेशर डालोगे, किसी को कंप्रेस करोगे, किसी को स्ट्रेस करोगे, तो वो शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। जैसे आप वॉल है, इस वॉल पे अगर हैमर से मारें तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब है कि उसने अपना शेप चेंज कर दिया। तो इसको मैं परफेक्ट रिजिड बॉडी या परफेक्ट इलास्टिक नहीं बोल सकता। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रबर होती है, अब रबर से बना कुछ भी हो, अगर आप रबर को प्रेस भी करो और फिर आप छोड़ दो उसको, तो अपनी पोजीशन को फिर से गेन कर लेता है। आप उसे खींचो रबर को, फिर आप उसे रिमूव छोड़ दीजिए, फिर से उसी पोजीशन को गेन कर लेता है। इसका मतलब है कि रबर हमारा एक परफेक्ट इलास्टिक है। क्या है? परफेक्ट इलास्टिक। वैसे ही हमारा टॉपिक है रिजिड। रिजिड और सॉलिड में अंतर होता है। अंतर क्या है उसको सुनिए। रिजिड बॉडी वो है, मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर दे दिया गया, इस स्ट्रक्चर में दो पॉइंट है या दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और सेकंड ऑब्जेक्ट मेरे पास बेटा बी है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है कुछ भी हो सकती है, हम मान लेते हैं एक्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक्स है। हम इसको किसी भी शेप में लाएं, इसको कैसे भी रोटेट कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बच्चा चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट रिजिड है। लेकिन अगर इसकी डिस्टेंस चेंज हो गई, इसका मतलब ये रिजिड नहीं होगा। अब सॉलिड में क्या अंतर है? रिजिड बॉडी तो हम समझ गए कि यहां लिख सकते हैं देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट। क्या करूं? नो डिस्प्लेसमेंट, या लिख सकते हो कांस्टेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। कहां पर बेटा? कहां पे? इनर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इनर सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वो हमारी ऑब्जेक्ट होती है रिजिड बॉडी। अब वो सॉलिड क्या होती है? सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस सेम ही रहे। सॉलिड का मतलब ये होता है वो इनर सरफेस पर भी हो सकता है और वो आउटर सरफेस पर भी हो सकता है। मतलब इनर भी पॉसिबल है, आउटर भी पॉसिबल है। लेकिन रिजिड बॉडी में सिर्फ इनर सरफेस की बात होती है, आउटर सरफेस की बात नहीं होती। तो ये था डिफरेंस रिजिड और सॉलिड का। तो रिजिड बॉडी में क्या लिखेंगे? देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट या कांस्टेंट डिस्टेंस इनर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन द रोटेशनल फॉर्म, इट इज मूविंग इन द ट्रांसलेशनल फॉर्म। हम इसको कैसे भी घुमाएं, किसी स्ट्रक्चर में बदलना चाहें, लेकिन ए और बी के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। वो हमारी होती है रिजिड बॉडी। बोली बात कंफर्म हुई? वैसे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ को रिजिड मान लेते हैं, सॉलिड को भी हम रिजिड ही मानते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करना होता है कि फोर्स नहीं है।
तो जहां पर फोर्स नहीं है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं लेटा रिगिड बॉडी। जैसे स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी उसे रिगिड होती नहीं, लेकिन हम लोग जब फिजिक्स में सोल्यूशन के तौर पे करते हैं तो लेटा रिगिड उसको मान लेते हैं कि रिगिड बॉडी है। सॉलिड को भी हम क्या मान लेते हैं, रिगिड बॉडी, लेकिन परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इसका। रिगिड बॉडी का परफेक्ट एग्जांपल ना ही स्टील बॉडी होती है और ना ही सॉलिड होता है, लेकिन हम लोग एजम्पशंस में लेट करके चलते हैं कि रिगिड बॉडी ही हमारी क्या होगी, सॉलिड होगी। तो रिगिड बॉडी समझ गया क्या है, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो इसके इनर सरफेस में जो पार्टिकल हैं उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट होता है रिगिड बॉडी। बोलिए इतनी बात कंफर्म, चेक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा इसी रिगिड बॉडी में एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जरा मोशन को ध्यान समझिएगा। अगर हम आपसे कहें टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, तो बेटा टाइप ऑफ मोशन की बात करो तो पहला टाइप होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, तो उसी की बात पहले हम कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जरा इसको समझो बेटा बहुत ध्यान से। आपको मालूम था हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां पर कुछ टॉपिक थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वहां पर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना है। वहां पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था एक तरह से ये कह सकते हो कि वो हमारा कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन है। इस बात को फिगर से जरा हम समझते हैं। मान लो आपके पास ये कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, एक ये स्ट्रक्चर दे दिया। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ हमारे पास बेटा पार्टिकल्स हैं। हम मान लेते हैं एक पार्टिकल हमारा ए है और एक पार्टिकल हमारा बी है। तो मान लो हम ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं, ए से बी, तो हमने ए से बी ट्रेवल किया। यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ए और बी के बीच में। थोड़ी दूर पर हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की। तो बी से बी हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करें, एक्स डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक्स। यहां पर जो सिस्टम हमारा दिख रहा है, ये सिस्टम एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है। तो बच्चे क्या यहां पर जो बीच के जो पार्टिकल हैं, क्या उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैसे चल रहा है, पैरेलल। मान लो यहां पर ये पार्टिकल था, एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये बहुत सारे बेटा हमारे पास पार्टिकल है। तो ये जब ट्रेवल करेंगे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये पैरेलल ही तो चलेंगे। अब यहां पर मान लो बाई चांस आपके पास यहां सरफेस आ गया, आपके पास यहां सरफेस आ गया, इसका मतलब है इस सरफेस पर भी जब ये पार्टिकल्स क्रॉस हुए होंगे, इसका मतलब वो भी कैसे रहे होंगे बेटा, एक दूसरे के साथ कैसे रहे होंगे, पैरेलल ही रहे होंगे। तो ध्यान रखो किसी सिस्टम के जो इनसाइड पार्टिकल है, इनसाइड पार्टिकल अगर वो पैरेलल शिफ्ट करते रहते हैं, पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल करते रहते हैं, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रक्चर इसी तरीके का बनना चाहिए, आप स्ट्रक्चर कुछ और भी चेंज कर सकते हो, बट बिटवीन द पार्टिकल्स विच आर पैरेलल टू द ईच अदर, जो इनसाइड पार्टिकल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल। हम ये इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, इसमें जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं, अगर आपने इसको उठाकर यहां ले आए, इसको उठाकर यहां ले आए, फिर आपने आगे बढ़ा दिया, तो क्या बताइए क्या पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। क्या पार्टिकल्स पर पैरेलल एक दूसरे के नहीं हैं, अब भी पैरेलल ही हैं। आप इसको ऐसे रखिए, फिर आगे मोशन कराइए, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन कराइए, आप फॉरवर्ड ना करा के रिवर्स कराइए, तो क्या जो इनसाइड पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम है इट कैन चेंज द पोजीशन, इन्होंने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की। दैट मोशन इज नोन एज, इसी मोशन को बेटा हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। When the particles of the system are traveling parallel to the each other, that motion is known as translational motion। जहां पर से किसी सिस्टम के
सारे पार्टिकल एक जैसे मोशन करते हैं। कैसा रखते हैं? पैरेलल एक दूसरे को रखते हैं। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो आप यहां डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ऑल द पार्टिकल ऑफ सिस्टम, यहां पर लिख सकते हो सरफेस आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ध्यान रखना, इन इनर सरफेस, किस सरफेस की बात हो रही है? इन इनर सरफेस। दैट मोशन इज नोन एज, उसी मोशन को कहते हैं बेटा, दैट मोशन इज नोन एज, इसी मोशन को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। बोलिए, बात कुछ कंफर्म हुई? एक सिस्टम हमने लेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम लेट किया, मान लो ये सिस्टम है, सरफेस कह सकते हो, इसके जितने भी पार्टिकल हैं, अब ये सारे पार्टिकल अगर इसकी पोजीशन को हम चेंज कर दें बेटा, पोजीशन आप इसकी चेंज कर दीजिए, तो जब आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो क्या पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन बदली? अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। सरफेस टू सरफेस पैरेलल आ गया, सरफेस टू सरफेस कैसा आ गया? पैरेलल। इसके बाद वाला सरफेस भी क्या आएगा? पैरेलल। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल। बेटा ट्रांसलेशनल का मतलब होता है स्थानांतरित होना, हिंदी की भाषा में स्थानांतरण, ट्रांसफर, एक प्लेस से उठकर कहां पहुंच गए? दूसरे प्लेस पर। तो जब कोई ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो वो पैरेलल ही होता है, इसलिए ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। कुछ बुक्स में अलग अलग भाषा में लिखा रहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन, दैट मोशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचे और अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपने सेंटर ऑफ मास को चेंज ना करे, तो ऐसे मोशन को भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। बोलिए, बात कंफर्म हुई? नोट कर लें। स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल नाम से ही कंफर्म है, रोटेशन। अगर आपने गांव में देखा होगा तो चक्की रहती जो हाथ से आटा पीसा जाता था, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। उसमें एक लीवर लगा रहता है और एक आर्म होती है जिसको हम पकड़कर घुमाते हैं। अगर वो लीवर बीच में ना लगा हो तो चक्की जो है वो रोटेट नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है रोटेट कर सकती है? उसके बिना रोटेट नहीं कर सकती है। जैसे आपने देखा फैन जो हमारा लगा होता है, वो फैन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, उसमें रॉड होती है, उस रॉड के अराउंड में ब्लेड्स घूमते हैं। इसका मतलब है कि वो जो इसकी स्टिक है, जिसका पैनल है, वो हमारा क्या है? एक तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे प्लैनेट अर्थ की बात करो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड में मूव करते हैं। वो आपने ये भी सुना होगा, सन इज द फोकस ऑफ द ऑल द प्लैनेट। सन सारे प्लैनेट का फोकस होता है। फोकस का मतलब सेंटर होता है। तो अगर हम कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, इसका मतलब है कि सन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसको एक्सिस मानकर उसके अराउंड में घूमता है। आपने साइकिल चलाई होगी, साइकिल में एक्सेल लगा होता है, जो हमारा व्हील है, जो हमारा टायर है, वो बेटा उस एक्सेल के अराउंड में मूव करता रहता है। अगर वो एक्सेस को ऊपर नीचे आप कर दीजिए, सेंटर ऑफ मास से मैच ना करे, तो साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी, चलेगी नहीं। इसका मतलब वो एक्सेल हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो थोड़ी देर के लिए हम समझें कि मान लो हमारे पास ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये बेटा जेड एक्सेस है। इस एक्सेस में हमारे पास ये दो पॉइंट हैं। मान लेते हैं एक सिस्टम है आपके पास, ये एक सिस्टम है, ठीक। हमारे पास एक पॉइंट ए है और बेटा एक पॉइंट बी है।
तो मान लो अगर हम ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं तो ए से बी बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब हमने इसको रोटेट कराया, घुमाया, तो जब अगर रोटेट कराया आपने तो जरा बताओ फिगर कुछ कैसे बनेगा। ठीक, हमने इसका रोटेशन, इस पूरा सरफेस का क्या करा दिया, रोटेशन। बताओ पॉइंट ए तो वहीं पर है ना, अब बी पॉइंट ने अपनी पोजीशन बदल दी, यहां पर आ गया बी पॉइंट। ऐसे ही बेटा आप फिर घुमाओगे तो ए पॉइंट तो वहीं रहेगा लेकिन बी पॉइंट घूम रहा है। ये पॉसिबल कब है, जब हमने इस ए को क्या माना है कि ये पॉइंट हमारा फिक्स है, ये पॉइंट हमारा कैसा है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, ये एक्सेस हमारी कैसी है बेटा, फिक्स। जरा ए से बी में मिलाओ तो ये ए से बी हुआ, ठीक, ए से बी। क्या बेटा ये मिलाया आपने ए से बी, ये मिलाया, क्या ए बी पैरेलल है, क्या ए बी पैरेलल है, अब ए बी पैरेलल नहीं है। आपने किया क्या, लेकिन जरा थोड़ा सोचो, आप जब इसको घुमाते रहोगे तो ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो क्या बेटा इसका सेंटर ऑफ मास बदल रहा है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास बदल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चा चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे सरफेस घूमता जाएगा ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास पे ही लाई करता जाएगा। लेकिन अब पोजीशन में क्या है कि ए एंड बी फ्रॉम द बोथ सरफेस इज नॉट पैरेलल टू द ईच अदर, अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन। When a surface rotate around a fixed axis, around a axis of rotation, that motion is known as rotational motion. आपने देखा होगा, कभी फील किया होगा कि हम लोग पेन से बहुत खेलते थे, एक एंड पे मारते थे फिर पेन घूमता था। शायद आपने कभी खेला हो, एक पेन से दूसरे पेन को मारते थे, तो कभी कभी जब पेन था वो इस एक्सेस में ऐसे से घूमता रहता था, लेकिन क्या उसका कोई फिक्स एक्सेस था, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड एक्सेस, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सेस की जगह जो फ्री एक्सेस होती है, मतलब कहीं पर भी रोटेट, वो आप घूम रहा है, जैसे आपने देखा होगा एक वो खेलने वाली बच्चों वाली चीज आती है, उसको हाथ में पकड़कर उसको घुमा देते हैं, वो बहुत देर तक घूमती रहती है, आपने देखा होगा। तो अब उसमें आपने देखा होगा कि वो जो बीच में जो सिस्टम लगा है उसको जब आप हाथ से पकड़ लेते हो, घुमा देते हो, तो वो घूमता रहता है। क्या बताइए, किसी भी रोटेशन का सेंटर ऑफ मास बदला नहीं, बदला ना, सेंटर का पॉइंट फिक्स था, सेंटर का पॉइंट फिक्स था, लेकिन जो बी पॉइंट था सब जगह वो क्या कर रहा था, बदल रहा था। तो ऐसे पोजीशन को कि जब भी कोई बहुत सारे पार्टिकल एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में घूमने लगे तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। इन द रोटेशनल मोशन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम आर लाई इन सेंटर ऑफ मास, सारे जितने भी पॉइंट सिस्टम के बनेंगे वो सब एक में ही लाई करेंगे, कहां पर, सेंटर ऑफ मास। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये सब एक जैसे होंगे तो मुझको तो लग रहा है ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा। जरा सोचो, अगर ये पूरा सब सेम हो गया, डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस सेम हो गई सब जगह, तो शायद वो रेडियस हो गई, और रेडियस हो गई तो वो तो सर्कुलर पाथ हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता रोटेशनल मोशन इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर मोशन, कह सकते हैं रोटेशनल मोशन इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर मोशन। जो हमारा रोटेशनल मोशन है बेटा किसकी तरीके है, जस्ट लाइक अ सर्कुलर मोशन। अब यहां से कुछ डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो गई सर्कुलर मोशन वाली, फिर से बात को सुन लीजिएगा। मान लीजिए दो सिस्टम है, अभी अब बात को समझिए, सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम ये दे दिया बेटा, ठीक, ये रॉड हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। अच्छा बताइए, अब ये घूम रहा है, अब ये घूम रहा है तो ये किसको एक्सेस मानेगा, इस सेंटर को एक्सेस मानेगा। इस सेंटर को एक्सेस मानकर, इस सेंटर को एक्सेस मानकर तभी तो ये रिवॉल्व करेगा। तो जरा देख लो क्या इनके सेंटर ऑफ मास मैच कर रहे हैं,
ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसके क्या बन जाएंगे सब बेटा, सेंटर ऑफ मास बन जाएंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्सिस ऑफ रोटेशन में घूमता है तो वो किसका ओबे करता है, सर्कुलर मोशन का ओबे करता है। अब सर्कुलर मोशन का ओबे करता है तो इसका मतलब है कि इनर पार्टिकल हैव डज नॉट पैरेलल टू द ईच अदर, सारे इनर पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं ऑल द पार्टिकल ऑफ इनर सरफेस, जो अंदर की सरफेस है, डज नॉट ओबे पैरेलल, एक दूसरे के क्या बेटा ओबे नहीं करते, पैरेलल नहीं करते। आप सेकंड डेफिनेशन में बढ़ा सकते हैं व्हेन ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम के बेटा सारे पार्टिकल क्या करें, मूविंग अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, मूविंग अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में क्या करें, मूव करें, तो दैट मोशन इज नोन एज, उस मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जब सारे पार्टिकल किसी सिस्टम के क्या करें बेटा, एक फिक्स्ड एक्सिस मानकर घूमते रहें तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। आपका जो व्हील होता है वो भी ओबे करता है बेटा किसका, रोटेशनल मोशन का। लेकिन एक समस्या है, इट आल्सो ओबे ट्रांसलेशनल, अभी इसकी बात बताएंगे। जो रोलिंग बॉडी होती है, रोलिंग बॉडी, उसको सर्कुलर कह सकते हैं, इट ओबे करती है ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। आपने साइकिल का व्हील देखा है, इतना तो प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। अब ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशनल मोशन आपने पढ़ा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इन दोनों को बेटा मिला दो तो एक मोशन बन जाता है प्लेनर मोशन। जरा इसको समझना कैसे, मान लो ये यहां पर एक सरफेस है, ठीक, इस सरफेस में बेटा ये एक शेप ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ये बेटा ए है और ये बच्चा बी है, तो ये ए बी, इसको मान लो ए बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर हम इस सरफेस को घुमा दें, इस सरफेस को घुमा दें, तो इस सरफेस को घुमा दो तो बेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से घुमाओगे तो ए तो वहीं रहेगा, लेकिन बी या तो इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पोजीशन बदल देगा। तो बताओ अगर हम इसको सरफेस को रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो जरा बताओ रोटेट करा दोगे तो बताओ हम एक काम करते हैं, ये ए और ये आ गया बी, बोलो बात ठीक। मैंने सरफेस को रोटेट करा दिया, ठीक, सरफेस को रोटेट कराया है, मतलब एक्सेस के अराउंड में घुमा दिया है। यहां पर एक बात समझो, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रोटेट नहीं कराते हैं, अब हम इसको ट्रांसलेट कराते हैं, क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। तो ट्रांसफर होगा तो जैसा सरफेस है वैसे तो ट्रांसफर करोगे। तो मान लो स्ट्रक्चर ये बना है आपके पास, मैं इसको ट्रांसफर करता हूं, तो जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो एक सरफेस ये बना देगा, दूसरा ये, तीसरा, बनते जाएंगे। तो बताओ पोजीशन क्या बदली, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा, ये बेटा ए रहेगा और बच्चा ये क्या रहेगा, बी रहेगा। तो बताओ अब भी पार्टिकल्स पैरेलल हैं, देखो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस है पैरेलल। लेकिन जरा देखो गौर करो, इसमें इधर प्लस लगा दे रहा हूं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्रांसलेशनल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल को, और बोथ आर इन प्लेन सरफेस, दोनों कहां चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेनर मोशन। क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन। इसके एग्जांपल को समझो, साइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाया, अब आपने ब्रेक लगाया फिर साइकिल को खींचा, तो जब खींचा तो जो आपका व्हील है वो क्या करेगा, स्लिप करेगा, मूव नहीं करेगा, स्लिप करेगा। तो जरा बताओ जब वो स्लिप हुआ तो क्या पार्टिकल ने पोजीशन बदली,
पार्टिकल ने पोजीशन, भाई वो यहां पर था, यहां था, आपने उसको स्लिप करा, खींचा, तो ये उठ के यहां आ गया, खिसक गया, मूव नहीं किया, ट्रांसलेट हुआ, खिसक गया। तो जैसे ए और जैसे बी, क्या चेंज हुआ कुछ? अगर हम ब्रेक ना लगाते और फिर व्हील को घुमाते तो व्हील घूमता, तो ये पोजीशन बदल जाती। अब बताओ, ए तो वही था बट पोजीशन चेंज कर दी किसने? बी ने चेंज कर दी। तो ये हो गया रोटेशनल, और जब आप स्लिप करा रहे थे तो हो रहा था ट्रांसलेशनल। इसका मतलब है रोलिंग बॉडी है बोथ प्रॉपर्टी। आप एक बॉल को किसी ब्रिज के पास ऊपर रख दीजिए, तो वो बॉल क्या करेगी? एक तो फिसलेगी, अगर वहां पर फ्रिक्शन कम है तो फिसलेगी, घूमेगी नहीं, फिसलेगी। और जब कोई चीज फिसलेगी तो इट ओबे ट्रांसलेशनल, वो किसका ओबे करेगा? ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर वो रोल डाउन घूम रही है तो क्या वो ट्रांसलेशनल ओबे करेगा? इट ओबे, वो क्या ओबे करेगा? रोटेशनल ओबे करेगा। अब बताइए, प्लेनर मोशन हैव बोथ टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। अगर इसको मैं मूव करा दूं तो बेटा हो जाता है रोटेशनल, और इसको मैं स्लिप करा दूं, खींच लूं, तो ये क्या बन जाता है? ट्रांसलेशनल। तो प्लेनर मोशन क्या, आपसे कोई पूछ दे प्लेनर मोशन, वैसे आपके जो चैप्टर में प्लेनर मोशन की बहुत कम डिटेल है, लास्ट में थोड़ी सा रोलिंग बॉडीज के बारे में आपको बताएंगे, बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। हाँ, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हो कि मूविंग बॉडी, रोलिंग बॉडी हैव बोथ टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल एंड एज वेल एज रोटेशनल। जो बॉडी घूमती है उसमें दोनों होते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल भी होता है और क्या होता है? रोटेशनल। क्या आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात याद होगी? अगर नहीं याद है तो इस बात को वहां समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में है, जरा बताओ बेटा, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट के घूमने की दो पोजीशन थी, ना याद हो तो बताना। एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या था? v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर। इसका सेकंड पार्ट और था, इट हैव एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहां पर लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाए तो हम लोग बेटा लिखते थे आर ओमेगा स्क्वायर, अगर आपको याद हो, क्योंकि v इक्वल होता है आर ओमेगा, v इक्वल होता है, अगर आर ओमेगा वैल्यू रखोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर आर कैंसिल, तो बेटा कितना मिलेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जरा थोड़ा सोचो, ये तो कहानी आ गई सेंटर की, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर कहां होता था? सेंटर की तरफ होता था। तो ये तो हो गया एसी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन इसको घुमा कौन रहा है? इसको मोशन कोई ना कोई तो करा रहा है ना, तो मोशन करा रहा है कौन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन बेटा? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल एटी क्या होता है? डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं टेंजेंशियल। और एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल। कब? जब ऑब्जेक्ट मूव करे और उसका एक्सीलरेशन कहां चला जाए? टुवर्ड सेंटर। तो बताइए, अगर सेंटर की तरफ देखोगे तो क्या होगा? अगर हम सेंटर की तरफ देखते हैं तो रोटेशनल मोशन, अगर देखो सरफेस की तरफ देखते हैं तो ट्रांसलेशनल। ये घुमाएगा, ये घूमेगा, और ये घुमाएगा तो आगे भी तो बढ़ाएगा। भाई एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, एक ऑब्जेक्ट ये लिया, आपने ऐसे घुमाया, अब ऐसे घूम रहा है इस बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं, रोटेशनल है। अब जरा बताओ, ये घूमा, आगे बढ़ा ना, बॉडी फोल्ड हो रही है, जो फोल्ड हो रही है तो सेंटर से देखोगे तो रोटेशनल, लेकिन जो सरफेस से चल रही है तो वो क्या है? ट्रांसलेशनल। ये ऑब्जेक्ट जैसे कुछ थप्पड़ कोई मार दे तो घूम जाता है ना, ऐसे, तो घूम भी रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। तो घूम रहा है तो रोटेशनल, और आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसलेशनल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा? रोलिंग बॉडी होगी, तो इट ओबे ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। उस मोशन को क्या कहते हैं? प्लेनर मोशन कहते हैं। नोटेड। तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क। और टॉर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टॉर्क से ही हमको रोटेशन समझ में आएगा। ठीक है,
अब इसके एग्जांपल को समझने के लिए बहुत अच्छे समझिएगा। सपोज दैट ये कोई स्ट्रक्चर हमने एक ले लिया, इस स्ट्रक्चर में कोई खासियत नहीं होती, आप स्फेरिकल, सर्कुलर या किसी भी शेप का ले सकते हैं, बस एक उसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सरफेस है क्लोज होना चाहिए। आप स्ट्रक्चर कैसा भी बना लें, आप बायोलॉजी के अमीबा और पैरामीशियम को बना सकते हैं, बस डिफरेंस ये होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर वो क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, बस स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज है, ये इसकी खासियत है। ये बेटा इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जहां से फोर्स वर्क करेगा, इससे बेटा हमने आर डिस्टेंस पर, अब आर डिस्टेंस पे मान लो थोड़ी देर के लिए फोर्स आपको सीधा दे दिया, कोई बात नहीं। अगर आपको फोर्स ऐसा दे रहा है तब तो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अगर फोर्स को वेरिएशन कराने लगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो बेटा जरा बताओ, इस लाइन ऑफ एक्शन से क्या आर परपेंडिकुलर है? इस लाइन ऑफ एक्शन से आर कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब फोर्स कोई जरूरी नहीं है, अभी तो मैं आपको नॉर्मल कंडीशन से बता रहा हूं, फिर फोर्स को थीटा एंगल में चेंज कर दूंगा। तो फोर्स मान लीजिए कहां दिया है, अपवर्ड मोशन, जहां मोशन होगा वही फोर्स होगा, अगर आप क्लॉकवाइज कराएं या एंटी क्लॉक कराएं। एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्स की लैंग्वेज में अगर आप एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो फोर्स पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फोर्स नेगेटिव लिया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर बॉडी रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज तो फोर्स को हमेशा पॉजिटिव लोगे। एंटी क्लॉक समझते हैं? क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है अपर ऑफ लेफ्ट, लोअर ऑफ राइट, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। अपर ऑफ लेफ्ट, लोअर ऑफ राइट, ये होता है क्लॉकवाइज। कोई एंटी क्लॉक कहे तो बेटा, तो लोअर ऑफ राइट और अपर ऑफ लेफ्ट, मतलब अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो ये लेफ्ट है ऊपर है और ये राइट है नीचे है, तो बेटा ये क्लॉकवाइज है। ठीक, एंटी क्लॉक का है जस्ट अपोजिट। इस मोशन को कैसे स्टार्ट करोगे, ये अपर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लोअर है लेफ्ट में और अपर है राइट में, तो ऐसे मोशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स टेकन पॉजिटिव व्हेन इट इज एंटी क्लॉकवाइज और फोर्स टेकन नेगेटिव व्हेन इट इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो फोर्स को क्या लेना, नेगेटिव लेना। अब देखो टॉर्क है क्या बेटा, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। बेटा आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मीन्स जहां से कंडक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल को समझते हैं, ये फैन की रॉड है और ये फैन का ब्लेड है, ठीक है। तो ये जो फैन की जो रॉड है ये बेटा हमारी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ये इसकी बेटा ब्लेड है। क्या लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। अब इसको हम रोटेट कराना स्टार्ट कराएं, तो बेटा मान लो कि हम इसका रोटेशन स्टार्ट करें, तो मैंने फोर्स यहां लगा दिया, ठीक। अब फोर्स को यहां भी लगा सकते हो, तो ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। अगर फोर्स को आपने ऐसे लगाया तो ये ऐसे घूमने लगेगा, अगर फोर्स को आपने ऐसे लगाया तो ये ऐसे घूमने लगेगा। अब कंडीशन बदल रही है, मान लो ये फोर्स ऐसे लग रहा है। अब थोड़ा सोचो, ये लाइन ऑफ एक्शन के साथ आर कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है सबको, परपेंडिकुलर, ठीक। क्या बेटा फोर्स और डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर दिख रही हैं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो नहीं है तो पॉसिबल कराएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, भले हमें फोर्स का कोई दूसरा कंपोनेंट लेना पड़े, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर। अब बताओ लाइन ऑफ एक्शन जो बनी थी आपकी, लाइन ऑफ एक्शन, क्या ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है।
है कि नहीं। अब इसका रोटेशन कराओ, इसका रोटेशन कराओगे तो कुछ इस तरीके घूमेगा, ये रोटेशन कराओगे कुछ इस तरीके घूमेगा। तो ऐसे बेटा प्रोडक्ट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, किसका, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स की जगह बुक्स यूज कर लेती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या यूज कर लेती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस प्रोडक्ट को बेटा टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क पढ़ने के बाद आपको मोमेंट ऑफ कपल भी पढ़ना पड़ेगा, बैलेंसिंग पोजीशन, कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले हम टॉर्क को समझ लेते हैं। अब बताओ बेटा, अगर हम इसको रोटेट कराना स्टार्ट कराएं तो टॉर्क टाउ क्या है, आर क्रॉस एफ। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर क्रॉस एफ कहते हैं। ध्यान रखना, टॉर्क जो है वो आर के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो टॉर्क है वो बेटा एफ के साथ भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जरा पहले डायमेंशन यूनिट निकाल लो। तो आर क्रॉस एफ, बेटा आर की होती है मीटर और एफ की होती है न्यूटन। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर से कुछ याद आया होगा, इसको जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर को वर्क भी कहते हैं ना आप लोग। तो बेटा क्या यूनिट बन गई, जूल बन गई। और जूल की डायमेंशन सबको याद होती है, ml2T-2। लेकिन बेटा ये तो नॉर्मल सी कंडीशन हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं थी। डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दो तरीके, आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं, आप चाहो तो मैक्सवेल के स्क्रू लॉ से लगा सकते हैं। ठीक, पहले मैं मैक्सवेल का स्क्रू लॉ अप्लाई करता हूं। मैक्सवेल के स्क्रू लॉ में लेट अ स्क्रू विच हैव निब, स्क्रू में निब होता है, आप यहां रख लीजिए। कहां रखेंगे, आर में रखेंगे। कहां रखेंगे, आर में। किधर घुमाएंगे, एफ की तरफ। किधर घुमाएंगे, आर में रखा, आर में रखा, किधर घुमाया, एफ। एफ कहां है, ऊपर। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक में क्या स्क्रू बाहर आता है, खुलता है, बाहर आता है। तो बताओ इसका टॉर्क कहां है, आउटसाइड। समस्या क्या है, आउटसाइड में मैं ऐसे तो लगाऊंगा नहीं यहां पर, क्योंकि आउटसाइड यही तो हुआ। तो 3D को 2D बनाने के लिए आउटसाइड को क्या बोलना, अपवर्ड बोलना। क्या बोलना, अपवर्ड। तो भैया अगर फोर्स कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉक। बच्चा कैसा है, एंटी क्लॉक। तो बच्चा टॉर्क कैसा होगा, आउटसाइड, या बच्चा क्या बोलना, अपवर्ड बोलना। बोलो इतनी बात ठीक, इतनी बात सही है। अगर बेटा यही फोर्स नीचे होता तो हम यहां रखते आर में और एफ नीचे था, नीचे घुमाते, तो ये बेटा क्लॉकवाइज होता। फोर्स निगेटिव होता, ठीक बात। अब फोर्स निगेटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन टॉर्क कहां जा रहा है, कहां पर भाई, यहां रखा, नीचे फोर्स है। तो बेटा ऐसे घुमाओगे नीचे फोर्स में, तो ये कहां जाएगा, टाइट होगा स्क्रू। टाइट होगा तो कहां जाता है, अंदर। अब इनसाइड कैसे लगाओगे, तो उसको डाउनवर्ड बनाना। तो जब भी हमारा फोर्स क्या हो बेटा, क्लॉकवाइज, तो बताइए टॉर्क कहां जाएगा बेटा, इनसाइड। इनसाइड को कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड। कैसे बनाओगे बेटा इनसाइड को, बोलो इतनी बात ठीक। अब लगाते हैं राइट हैंड, चाहे पाम रूल 1 कहो चाहे थंब रूल कहो। ओपन फिंगर्स, फिंगर को ओपन किया, ठीक, आर में सेट किया। कहां सेट किया, आर में सेट किया, और एफ की तरफ घुमाया। इधर रोटेट कराओगे, एफ की तरफ। फिंगर्स को ओपन किया, आर की तरफ रखा, आर की तरफ। किधर घुमाया, एफ ऊपर है ना, किधर घुमाओगे, ऊपर। उंगलियां कहां घूमेंगी, फिंगर्स वहीं घुमाना जहां एफ हो। तो बताओ थंब कहां, बाहर है ना,
ओ अभी तो आपने लिखा, ठीक। अगर फोर्स नीचे होता बेटा, फोर्स कहां होता, नीचे, तो फिंगर्स ऐसे लगाते हैं, आप लगा सिर्फ सकते थे लेकिन कहा नीचे तो घुमा नहीं पाओगे, टूट जाएंगी उंगलियां। तो ऐसे फोर्स कहां, नीचे, तो बताओ थंब कहां, इनसाइड, तो बताओ टार्क कहां चला गया, डाउनवर्ड। बोलो बात ठीक। आप चाहे पाम रूल 1 कहो या आप थंब रूल कहो, नाम एक ही होता है। तो एक मेथड तो ये हो गया, चाहे पाम रूल 1 से लगा लीजिए या बेटा मैक्सवेल के स्क्रू लॉ से लगा लीजिए। बोली बात कंफर्म है। एक थोड़ी सी बात बस कि अगर बेटा इसी फिगर में मैं वेरिएशन कर लेता हूं बेटा, सपोज दैट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा ये एफ दिया है, ये एफ दिया है, तो आपके पास समस्या, तो समस्या को दूर करेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जरा बताओ, अगर बच्चा ये हमको एफ दे दिया तो एफ को बनाने के लिए हमने लेट एज्यूम किया एक कंपोनेंट कितने पे मान लिया, थीटा पे, तो ये क्या बन गया, एफ कॉस थीटा। बोलो क्या बन गया, एफ कॉस थीटा का परपेंडिकुलर, बोलो एफ साइन थीटा। बोलो बात ठीक। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल आर, पहली बात, ठीक। फिर टॉर्क प्रोपोर्शनल कौन सा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये आर और फोर्स इधर, ये कहां घुमा पाएगा इसको, ये घुमा ही नहीं पाएगा, फोर्स इधर खींचेगा तो क्या ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। अब एफ साइन थीटा कहां, ऊपर, ये घुमा सकता है। अगर तुम सोचो इस मार्कर को मैं यहां फोर्स लगा के खींच लूं तो इसको आप घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं करा सकते। तो उसको रोटेट कराने के लिए फोर्स हमें या तो ऊपर लगाना पड़ेगा या तो नीचे। तो इसका कंपोनेंट कहां गया, ऊपर गया एफ साइन थीटा। इसका मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल आर है और बेटा टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या है, एफ साइन थीटा। मिला दो बेटा आर एफ साइन थीटा। आप यहां से क्रॉस हटा दीजिए, तब भी आप क्या लगाते हैं, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। आप चाहे इसको याद कर लीजिए, इस एंगल में ये अलग बात बताता है। अगर नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर दे देता है तो सीधे सीधे बेटा आर क्रॉस एफ। कोई आपसे पूछे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के साथ जब परपेंडिकुलर होगी तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम। जब बेटा आर एफ के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस समय बेटा टॉर्क कैसा होता है, बेटा मैक्सिमम होता है। कितना होता है मैक्सिमम, आर एफ साइन 90, और साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये था टॉर्क। कुछ बात कंफर्म हुई। टॉर्क क्या है, टॉर्क एक तरह का फोर्स ही है जो क्या कराता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आर डिस्टेंस की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो कभी भी रोटेट नहीं होगी। इसका मतलब है कि फॉर द रोटेशन ऑफ बॉडी इट इज कंपल्सरी दैट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। फोर्स हमेशा डिस्टेंस के साथ कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देन इट गिवन हाई टॉर्क, वो आपको क्या देगा बेटा, टॉर्क देगा। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास ये कॉपी है, इसमें बेटा मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, ये आर है, ये आर है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, कुछ नहीं होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं फोर्स ऐसे लगा देता, इस तरफ लगा देता और ये आर होता, ये आर होता और फोर्स यहां लगाता तो ये बच्चा घूमता। तो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एफ, और कोई रेस्ट पे रखना है किसी को तो आर इज पैरेलल ऑफ एफ। आर एफ के साथ कैसा होना चाहिए, पैरेलल। और साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।